हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो एग्ज़ाम्स की सीज़न शुरू होने वाली है। एक के बाद एक एग्ज़ाम आने वाले हैं, तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। आज हम स्टेट पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यपाल। टॉपिक तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। आज हम इसके एमसीक्यूज करेंगे और एमसीक्यूज आपकी जो रिवीजन है उसमें भी सहायता करता ही है। तो बिना देर किए, क्योंकि टाइम प्रेशियस है, शुरू करते हैं राज्यपाल टॉपिक के एमसीक्यूज। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? याद करो कौन सा अनुच्छेद है वो। 154 है, 55 है, 53 है या 64 है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 153। आर्टिकल 153 क्या कहता है? आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है। अब बाद में सातवां संविधान संशोधन हुआ। सातवां संविधान संशोधन आपको पता है 1956 में हुआ। और उसमें क्या कहा गया कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। लेकिन मूल 153 में क्या लिखा हुआ था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यानी राज्यपाल पद की जो व्यवस्था है वो कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद के माध्यम से हुई है? 153। याद कर लो। देखो, यहाँ पे हम चीज़ें पढ़ते हैं। हमारे सामने 153 में राज्यपाल पद का पदावधि है ना, पद से हटाना, योग्यता, शर्तें, हर के लिए हम आर्टिकल रट के जाते हैं। और वहाँ पे जाके 153, 54, 52, 53 क्या होगा, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हमें इस बार कन्फ्यूजन रखना नहीं है। 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। बाद में सातवें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कहा गया कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख आर्टिकल 154 कौन होता है? बिल्कुल, राजस्थान का राज्यपाल है ना, वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। देखो, राज्यपाल वस्तुतः कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और ये संविधान में लिखा हुआ है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। किस में कहा है? 154(1) में। 154 क्लोज 1 में क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में नियुक्त होगी। और इसका प्रयोग वह कैसे करेगा? या तो वह स्वयं करेगा या फिर उसके अंडर जो उसके अधीनस्थ है, जैसे मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद, उनके माध्यम से इसका प्रयोग करेगा। तो प्रश्न क्या था हमारा कि राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? राज्यपाल होगा। संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153, 153। 154 में क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में, और जिसका उपयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? अब पिछली बार कह दिया कि कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। अब यह कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है? 142, 171, 154, 158। गैस करो। ऑब्वियस सी बात है, अभी पिछले प्रश्न में आपने इसको सोल्व किया है, तो इसका आंसर है 154। कौन सा? 154। एक साथ पढ़ना है और उसको रिकॉल भी करना माइंड में। ऐसे नहीं कि पढ़ रहा है बंदा, आपने सुन लिया, पढ़ने के बाद पूछे कि 154 का संबंध किससे है, आप 154, 56 को समान समझने लगो। ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। 154 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। 154 क्लोज 1 में क्या कहा गया है? 154 क्लोज 1 में कहा गया है प्रत्येक राज्य का राज्यपाल 153 और अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ठीक है, ये 154(1) में कहा गया। अगला प्रश्न, संविधान के आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अब क्या बात एक तो स्पष्ट हो गई कि राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत की जाती है। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। 155 किससे संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अब करता कौन है ये नियुक्ति राज्यपाल की? तो देखो, राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। तो क्या कह रखा है? आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और किसके माध्यम से? हस्ताक्षर और मुद्रा, यानी स्टैंप भी लगाएगा। भारत के राष्ट्रपति साहब अपनी स्टैंप लगाएंगे और हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगी, है ना?
इस तरह से राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो सिर्फ हस्ताक्षर से नहीं हो जाती, साथ में स्टैंप भी लगानी पड़ती है, मोहर भी लगानी पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153 में कहा गया था, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की पदावधि 156 में, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति 154 में, बिल्कुल सही है। लेकिन राज्यपाल को पद से हटाया जाना ये 155 में, ये गलत है। देखो, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, 155 नियुक्ति से संबंधित है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये गलत हो गया। तो 153 प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, 156 राज्यपाल पद के लिए जो टाइम पीरियड है, कितने टाइम के लिए राज्यपाल बने रहेंगे, 156 में कहा गया है। 154 क्लोज 1 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति जिसका उपयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, और 155 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो ये राष्ट्रपति साहब करेंगे। नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति साहब करेंगे। ये 155 में उल्लेख किया गया है, और वो अपनी मुद्रा और अधिपत्र के माध्यम से, हस्ताक्षर मुद्रा और सहित अधिपत्र के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। प्रश्न हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? 5 साल तक, संसद के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या 7 साल तक। देखो, राज्यपाल पद की जो टाइम लिमिट है ना, वो मतलब सामान्यतः 5 साल है, लेकिन वो अपने पद पे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है? 156। नियुक्ति से संबंधित, राज्यपाल की नियुक्ति 155। ठीक है, और कितने टाइम तक रहेंगे? 156। तो कर्ता कौन है राज्यपाल की नियुक्ति? राष्ट्रपति जी। किसके माध्यम से? हस्ताक्षर प्लस मुद्रा, मुद्रा यानी स्टाम्प यानी मोहर। ठीक है, अब 156 क्या कहता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, यानी राष्ट्रपति साहब जब तक चाहें तब तक राज्यपाल को पद पे रख सकते हैं। 156(2) क्या कहता है? राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकता है। 156(2) में राज्यपाल चाहे तो अपने साइन करेंगे और पद को त्याग सकते हैं। 156 क्लोज 3 में राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। 156 क्लोज 3 में क्या कहा गया है? सामान्यतः विशेष परिस्थितियां न हो तो 5 साल तक वो पोस्ट पे रहेंगे, लेकिन मोटा मोटी बात ये है कि वो अपने पद पे कब तक? जब तक राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही वो पद पे रह सकते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो देखो 156 है। 156 क्लोज 3 में कहा गया है। 156 क्लोज 3 किसके बारे में बात करता है? राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। वैसे 156(1) में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, और 156(2) क्या कहता है? राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना साइन करके वो पद त्याग कर सकते हैं। तो राज्यपाल पद त्याग करने से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो 156 क्लोज 2। क्लियर हो गया? आगे चले। 156(1) में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। 156(2) में कहा गया है कि राज्यपाल साहब चाहे तो अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। कैसे? अपने हस्ताक्षर करेंगे और एक मतलब त्यागपत्र लिख के हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति साहब को दे देंगे, तो वो पद त्याग हो जाएगा। नहीं, राज्यपाल को मतलब उनको मुख्य न्यायाधीश को देंगे, और राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 साल की अवधि तक सामान्यतः रहते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? देखो प्रश्न आ गया ना, संबोधित किसे करता है, प्रश्न ये है। तो जो राज्यपाल है वो त्यागपत्र का संबोधन किसको करेंगे? टू किसको? सेवा में किसको कहेंगे? राष्ट्रपति साहब, राष्ट्रपति जी। ठीक है, न्यू दिल्ली। इस तरह से विषय त्यागपत्र प्रस्तुत करने बाबत, इस तरह से, है ना। जो भी है लैंग्वेज एक मतलब आउटलाइन बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये लीगल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि अपन लोग वकील नहीं है, वी आर नॉट लॉयर्स। सो जो लीगल लैंग्वेज है वो हमें नहीं पता है।
राज्यपाल अपना पदत्याग किसको संबोधित करते हैं? तो राष्ट्रपति जी को करते हैं। तो देखो 156 में राज्यपाल की पदावधि दी गई है। 156(1) क्या कहता है? राष्ट्रपति साहब के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। 156(2) अगर त्यागपत्र देना चाहिए तो कौन सी धारा कनेक्ट होगी? तो ये 156(2) हिट होगी। इसके बाद 5 साल तक के लिए पद पे रहेंगे। 156(3) में कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब देखो वही राज्यपाल की उससे संबंधित बात आ गई। 155 राज्यपाल की नियुक्ति बिल्कुल सही है। 156 राज्यपाल की नियुक्ति है तो योग्यताएं थोड़ी 156 में पदावधि है। 163 राज्य मंत्री परिषद के बारे में बात की गई है और 154 क्लोज 1 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, राज्यपाल में नियुक्त होगी, ये बात कही गई है। अब देखो 156 है दे रखा है, ये योग्यताएं नहीं है, राज्यपाल की नियुक्ति की योग्यताएं नहीं है। किससे संबंधित है फिर 156 राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। हम पिछले 3-4 प्रश्न पढ़े हैं और उससे आपको क्लियर हो गया होगा। देखो 156(1) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। आप कहोगे कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से क्यों बता रहे हो? तो देखो एक तो हमारे सामने प्रश्न आ रहे हैं तो बताना पड़ेगा ही। दूसरा, अगर हम एक ही प्रश्न को अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग नज़रिए से देखेंगे तो वो हमारे माइंड में एक मैप की तरह छप जाएगा और हमारे प्रश्न को सॉल्यूशन करने में जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। तो 156(1) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे राज्यपाल साहब। 156(2) अगर उनको त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति साहब को संबोधित करेंगे और हस्ताक्षर करके लेटर दे देंगे। 156(3) राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 साल की अवधि तक अपने पद को धारण करेंगे। अगला प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में सही कथन का चयन करें। उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। मुख्य न्यायाधीश नियुक्त थोड़ी करते हैं, नहीं, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं करते, राष्ट्रपति साहब नियुक्त करते हैं। पढ़ चुके हैं, नियुक्ति 155 में है। वे राष्ट्रपति की इच्छानुसार पद पर रहते हैं, बिल्कुल, प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ निहित है, बिल्कुल सही है। 154 इसी से संबंधित है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है। और सामान्यतः वो 5 साल के लिए पद पे रहते हैं, तो बिल्कुल सामान्यतः 5 साल के लिए पद पे रहते हैं। 156 क्लोज 3 में ये बात की गई है। तो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सोल्यूशन भी हम बना सकते हैं। तो देखो वही बात, वही स्टोरी फिर से रिपीट। राज्यपाल की पदावधि 156(1) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 156(2) राष्ट्रपति साहब को संबोधित करते हुए हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। 156(3) राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद को धारण करते हैं। तो इसके अनुसार इनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश नहीं करते हैं। मुख्य न्यायाधीश इस पिक्चर फ्रेम में नहीं है पदावधि के संबंध में। राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए किस अनुच्छेद में दी गई है योग्यताएं? राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो देखो 157 है ना, उसमें योग्यताओं का उल्लेख किया गया। 158 में शर्तें। तो 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, योग्यताएं कह दो, अर्हताएं कह दो, क्या क्या योग्यताएं हो? वह भारत का नागरिक है, एक तो भारत का नागरिक हो, ठीक है, और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। भारत का नागरिक, 2 योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक हो और 35 ईयर की एज हो गई उनकी, ठीक है। ये 2 योग्यताएं, और योग्यताएं किस में दे रखी है? 157 में। किस में दे रखी है? 157 में। 157 किससे संबंधित है? आर्टिकल 157 है वो राज्यपाल की नियुक्त होने के लिए जो योग्यताएं हैं या अर्हताएं हैं उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा, तो बिल्कुल 35 ईयर, और कहाँ दे रखा है? 157 में दे रखा है। इसके अलावा एक और शर्त क्या है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल पद के लिए शर्त है? योग्यताएं शर्तें आए ना, 158 में शर्तें दे रखी है। तो देखो योग्यताएं और शर्तें, तो भारत का नागरिक हो, संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं है, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। अब देखो 157 में क्या है? आर्टिकल 157 में योग्यताएं हैं, योग्यताएं कह दो, अर्हताएं कह दो, अर्हताएं, ठीक है। और 158 में शर्तें, और हमसे क्या पूछा है? शर्तें। तो 158 में शर्तें हैं, तो ये जो 35 भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुको, ये तो क्या योग्यता में आती? पढ़ चुके ना अपन। तो शर्तें किस में दे रखी है? 158 में। 158 में क्या कह रखा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी और सी।
वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। न तो कि संसद के सदन का सदस्य होगा, न ही विधानमंडल के सदन के सदस्य होगा। दूसरा, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। जब राज्यपाल बन जाएंगे ना कोई व्यक्ति, और पहले उनके पास कोई लाभ का पद है, तो उस लाभ के पद को त्याग करना पड़ेगा। तो 158 क्या कह रहा है, देखो क्या क्या शर्तें हैं। राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो सदस्य है, तो जैसे ही राज्यपाल पद पे उन्होंने आसीन हुए तो ऑटोमेटिक उनका पहले वाला पद रिक्त हो जाएगा। 158(2) कहता है राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद भी धारण नहीं करेगा। 158(3) कहता है राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा। क्या कह रहा है 158(3) क्या कहता है, राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा और संसद विधि द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते उपलब्धियां उनको मिलेंगे तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। और उस कालखंड 158(4) में कहते हैं, मतलब जो संसद द्वारा निर्धारित है ना वेतन भत्ते उपलब्धियां, वो उनको मिलेगी, निःशुल्क आवास मिलेगा। 158(4) कहते हैं कि जब उनको एक बार जब बिठाया, जब उनका वेतन था, मान लो उनका वेतन 3.5 लाख था जिस समय उनको राज्यपाल पद पे पोस्टेड किया, अब इसके बाद जब तक वो उस पद पे रहेंगे ना, उनके वेतन को कम नहीं कर सकते आप। ये 158(4) में कहा गया है। ठीक है, अब वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है, तो ये जानकारी आपको बतानी है कि वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है। वेतन, राज्यपाल साहब का वेतन कितना है। ठीक है, तो 157 में योग्यता, 158 में शर्तें। योग्यता क्या है, वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और 158 में जो शर्तें हैं, वह किसी लाभ के पद पे धारण नहीं करेगा और संसद के किसी सदन का सदस्य वो नहीं रहेंगे। अगर है तो जैसे ही राज्यपाल पद पे वो विराजमान होते हैं, वैसे उनके जो विधानमंडल या किसी सदन के सदस्य थे, तो वो पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, और 158(3) कहता है कि उनको फ्री आवास मिलेगा, निवास स्थान मिलेगा और उनको वेतन भत्ते और उपलब्धियां जो विधि द्वारा संसद की कानून बना के जो बताया गया है वो मिलेंगे। 158(4) कहता है जब राज्यपाल साहब को पोस्ट पे बिठाया उसमें उतना वेतन था ना, बाद में उनके कार्यपद पे रहते हुए उनके वेतन को कम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अगला प्रश्न, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। अगर मान लीजिए राज्यपाल पोस्ट पे नहीं है, राज्यपाल की पोस्ट वैकेंट है, उस समय राज्य के राज्यपाल की पोस्ट का निर्वहन कौन करेगा। तो देखो उस समय जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ना, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे ना, अगर राजस्थान के राज्यपाल की पोस्ट खाली है तो उस समय राज्यपाल साहब के जो काम होंगे वो काम कौन कर सकते हैं, तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है। तो अब देखो प्रश्न क्या है, कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा में किसी भी दोषित व्यक्ति की दंड को क्षमा कर सकते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो देखो राज्यपाल है, उनको मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार होता है, बिल्कुल होता है। 154 में कह रखा है ना, और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। फिर और किसी दोषित व्यक्ति की क्षमा को भी प्रतिलंबन, विराम, परिहार और लघुकरण करने की क्षमता उनके पास है। हालांकि वो मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकते, राष्ट्रपति साहब कर सकते, राज्यपाल साहब नहीं कर सकते। ये थोड़ी सी राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकते हैं और किसी दोषित व्यक्ति की दंड को क्षमा करने की शक्ति भी, क्षमा करना, प्रविलंबन करना, विराम करना, परिहार करने या उस सजा को लघुकरण यानी कम करने की क्षमता भी राज्यपाल साहब के पास है। और ये इस प्रकार की जो न्यायिक शक्ति है राज्यपाल की, वो कौन से, अब जैसे आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपको राज्यपाल की कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, संविवेकीय शक्तियाँ, इस तरह से बाइफरकेट करना पड़ेगा ना। तो 161 वाली शक्तियाँ किस में आ जाएगी, न्यायिक शक्तियों में आ जाएगी, जिसमें राज्यपाल किसी दोषित व्यक्ति को दोषित व्यक्ति उसके दंड को क्षमा कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, विराम, परिहार और लघुकरण करने की क्षमता राज्यपाल साहब के पास में होती है। और आर्टिकल कौन सा है, 161। ठीक है, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन किसकी सहायता और सलाह से करेगा। तो देखो कुछ काम होते हैं जो राज्यपाल स्वविवेक से करता है। स्वविवेक में तो किसी दूसरे का इंटरफेरेंस है ही नहीं ना, तो वो तो राज्यपाल साहब खुद के विवेक से करेंगे। लेकिन इसके अलावा जितने भी कार्य हैं उनका राज्यपाल साहब
खुद से नहीं कर सकते, वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कर सकते हैं। किससे? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कर सकते हैं। तो देखो 163(1) में क्या कहा गया? राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा 163(2) में, यानी 163(2) में विवेकानुसार किया गया कोई निर्णय है तो अंतिम होगा, उसका बाद में आप कहीं वो नहीं कर सकते, विवाद नहीं कर सकते। 163(3) क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को मंत्रणा दी? यदि दी तो क्या इस प्रश्न की सिनारियो में जांच नहीं की जाएगी? अगर मान लीजिए मंत्रणा राज्यपाल को किसी मंत्री ने जैसे राज्यपाल कैसे काम करता है, मुख्यमंत्री जी और मंत्रिपरिषद उनको सलाह देते हैं और उस सलाह के अनुसार राज्यपाल साहब काम करते हैं। अब क्या उस सलाह के खिलाफ कोई न्यायिक जांच की जा सकती है? नहीं, इस संबंध में कोई न्यायिक जांच नहीं की जा सकती। अगर इस प्रकार की न्यायिक जांच करते तो जो हमारी मंत्रिपरिषद है और मुख्यमंत्री साहब कुछ निर्णय लेते हैं जो हो सकता है कि वो पॉजिटिव ना हो, जैसे कई बिल या कुछ जैसे किसान के जो कानून वगैरह थे वो सरकार ने वापस लिए। वापस क्यों लिए? हो सकता है उनमें कुछ फॉल्ट्स हो, उस फॉल्ट्स का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ होगा, तो फिर तो आप सरकार को रोज़ कटघरे में ले जाओगे अदालत में। तो जो राज्यपाल साहब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कोई कार्य करते हैं तो उनके खिलाफ कोई न्यायिक कार्य नहीं किया जा सकता। इस कारण सरकार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। कई बार सरकार बोल्ड निर्णय लेते हैं। बोल्ड निर्णय का मतलब ऐसा हो गया कि परिस्थिति ऐसी है कि आप किधर भी जा सकते हो, इधर या उधर, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव हो गया तो जनता पकड़ लेगी, कोर्ट में ले जाएगी, लेकिन नहीं, 163 क्लोज 3 है ना, उनका बचाव करता है कि अगर राज्यपाल ने मंत्रियों की मंत्रणा से, मुख्यमंत्री जी की सलाह से कोई कार्य किया तो उसकी कोई न्यायिक जांच नहीं की जा सकती। ये कहाँ लिखा है? 163 क्लोज 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? किस में लिखा है? न्यायिक जांच नहीं होगी 163 क्लोज 3 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? देखो एक बात तो क्लियर होगी, राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राजस्थान के राज्यपाल है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो इसकी आंसर है 165। कौन सा? 165, आर्टिकल 165 रट लो, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आएगा, आगे भी आएगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? 165, 165 के तहत। 165 माइंड मैप में सेट कर लो। ठीक है, क्या है? आर्टिकल 165 राज्य। अब इसमें ज़्यादा कुछ मत करो, 165 को महाधिवक्ता से रिलेट कर लो सीधा। किससे रिलेट कर लो? महाधिवक्ता। 165 महाधिवक्ता, 165 किससे संबंधित है? महाधिवक्ता से। एडवोकेट जनरल कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में से, सॉरी। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत किसी व्यक्ति को विधि संबंधी सलाह हेतु महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। अब महाधिवक्ता नियुक्त किसे करेगा? महाधिवक्ता नियुक्त करने के लिए एक महाधिवक्ता पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, योग्यता है, वो क्या है कि वो व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए योग्य हो। यानी जो व्यक्ति अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है ना, वो एबिलिटी रखता है, तो उसको महाधिवक्ता ही बनाया जा सकता है। और महाधिवक्ता बनाते क्यों है? ताकि वो सरकार किसके माध्यम से काम करती है? राज्यपाल साहब के। तो राज्यपाल साहब को विधि संबंधी यानी कानून संबंधी सलाह देने के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल साहब। आर्टिकल कौन सा है? 165। कौन सा है? बताओ कौन सा है? 165 महाधिवक्ता। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलें। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? राज्य की विधायिका का कार्यकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित आर्टिकल है 172। कौन सा है? विधायिका कार्यकाल 172। यानी राजस्थान की जो विधानसभा है उसका कार्यकाल क्या होगा? इसके संबंध में बातें कहाँ की गई, रूल्स कहाँ लिखे हुए हैं? 172 में लिखे हुए हैं। राज्यों की विधानमंडल की अवधि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले से विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से 5 वर्ष के लिए बनी रहेगी। 172 क्लोज 1। तो देखो राज्य विधानसभा कैसे बनती है? राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है,
यहाँ से एमएलए चुन के आते हैं और जिन्होंने बहुमत ले लिया है वो गवर्नमेंट बनाएंगे। सामान्य स्थिति वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास कितनी सीट्स हैं बताओ? ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि अभी आदिवासी वाली कौन सी पार्टी थी वो, बाप, इस पार्टी के संबंध में आरएएस में प्रश्न आया था, तो दोबारा भी आ सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कितनी सीटें हैं? उनके पास अच्छी वाली सीटें हैं, मतलब बहुमत से 10-15 सीटें एक्स्ट्रा है, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, लेकिन 115-16 सीटें हैं उनके पास में। अब ये प्रथम अधिवेशन से 5 साल की अवधि तक बनी रहेगी। ये कहाँ कहा गया है? 172(1) में। लेकिन इसमें क्या कहा गया है? अगर पहले विघटित नहीं कर दी जाती, मान लीजिए पिछली बार कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उनके पास 97 एमएलए थे, अब उन्होंने बाहर से उनको सपोर्ट मिला निर्दलीय वगैरह का, अब बाकी जो सपोर्ट था उसको हटा लें और उनका बहुमत से कम हो जाए। अब न तो भारतीय जनता पार्टी के पास में, बीजेपी के पास में बहुमत है, न कांग्रेस के पास बहुमत है, ना ही तीसरे मोर्चे के पास बहुमत है। इस कंडीशन में क्या होगा? सरकार किसी की भी नहीं बनेगी और विधानसभा क्या होगी? विघटित हो जाएगी। या मान लो आपातकाल लग गया, तो ऐसी विपरीत परिस्थितियां नहीं हो तब कितने साल के लिए विधानसभा कार्य करेगी? पहले अधिवेशन से 5 साल। कब से काउंट कर रहे हैं? पहले अधिवेशन से, ठीक है, ना कि चुनाव नतीजों से, ना कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से। विधानसभा के पहले अधिवेशन की नियत तारीख से 5 साल तक, ठीक है, पहले अधिवेशन से 5 साल तक। किसमें कहा गया? आर्टिकल 171 क्लोज 1 में एक आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो प्रश्न दोबारा देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? विधायिका के कार्यकाल से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 172 क्लोज 1। राजस्थान के राज्यपाल में कौन सी शक्ति निहित नहीं है? अब कह रहा है कि कौन सी शक्ति राज्यपाल साहब के पास में कौन सी शक्ति नहीं है? विधानसभा को आउट करने की शक्ति, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति, विधानसभा को विघटित करने की शक्ति, या विधानसभा के सत्रावसान की शक्ति। तो देखो, राजस्थान के राज्यपाल है, उनको विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति नहीं है। ये शक्ति किसके पास में है? ये है विधानसभा अध्यक्ष के पास में। विधानसभा अध्यक्ष के पास में होती है ये शक्ति। मतलब विधानसभा का जो चल रहा है, बैठकें चल रही है, उस बैठक को स्थगित करने का शक्ति किसके पास में है? ये है विधानसभा अध्यक्ष के पास में। बाकी अब सत्र को स्थगित करने, अब देखो क्या होता है? आहूत करना, विघटन करना, सत्रावसान करना। विधानसभा सत्र को आहूत करना मतलब विधानसभा, जैसे मान लो विधानसभा की बैठकें नहीं चल रही है, अब उस बैठक की पहली बैठक कब से होगी ये कौन बताएगा? ये राज्यपाल बताएंगे। ठीक है, अब बैठकें हो गई, आजकल मान लो 15 दिन बैठकें चली, अब इसके बाद इस सत्र की बैठकें नहीं होगी, इस सेशन की बैठकें नहीं होगी, ये कौन बताएगा? ये भी राज्यपाल बताएंगे, है ना। और विधानसभा कोई विघटित कर देना, ये पावर भी किसके पास में है? ये भी राज्यपाल के पास में है। तो फिर ये स्थगित करने का मतलब क्या होगा? जैसे मान लो आज की विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, ठीक है, अब 7:30 बज गए, अब बोले कि घर जाओ अपने अपने, या मान लो विपक्ष शोरगुल करने लगा, हो हल्ला करने लगा कि इसमें आगे कार्रवाई नहीं हो सकती, तो वो अगले कब, मतलब कल के लिए, परसों के लिए वो वापस बुलाने का शक्ति किसके पास में? यानी आज की बैठक को खत्म कर दो, इसको कल बुलाएंगे आगे से, ये पावर किसके पास में है? ये विधानसभा अध्यक्ष के पास में। तो आर्टिकल 174 इससे डील करता है ना। राज्य के विधानमंडल के सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने की पावर किसमें है? 174(1). राज्यपाल समय समय के राज्य विधानमंडल का अधिवेशन आहूत करेगा, उसके सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के लिए नियम तारीख के मध्य 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी राजस्थान विधानसभा के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? अधिकतम 6 महीने से कम, 6 माह से चाहे एक ही दिन का कम होना चाहिए। 174(2) कहता है राज्यपाल समय समय पर सत्र का सत्रावसान कर सकेगा और विधानसभा का विघटन कर सकेगा। विधानसभा का विघटन किसमें दे रखा है? 174 क्लोज 2 और ख में दे रखा है। ठीक है, विधानसभा को विघटित करने का पावर किसके पास में है? तो विधानसभा को विघटित करने का पावर है वो राज्यपाल साहब के पास में है। और ये पावर संविधान के कौन से आर्टिकल के माध्यम से उनको दिया गया है? तो हमारा उत्तर होगा आर्टिकल 174 क्लोज 2 सब क्लोज ख, 174 क्लोज 2 और सब क्लोज ख के माध्यम से ये कहा गया है। ठीक है,
और सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने की पावर 174(1) में, विधानसभा को विघटित करने 174(2) में, 6 महीने का अंतर नहीं होगा 174(1) में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, यानी राज्यपाल विशेष अभिभाषण कर सकता है, ये आर्टिकल 176 में कहा गया। यानी राज्यपाल विधानमंडलों का एक मतलब है समावेश, यानी अगर मान लो राज्य विधानमंडल विधान परिषद हो किसी राज्य में और विधानसभा दोनों हो, तो इनको एक साथ बुलाने का पावर किस में है राज्यपाल के पास, 176 में, और उसमें वो विशेष अभिभाषण कर सकते हैं, विशेष अभिभाषण कर संबोधित कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल में है, 176 में। कौन से में है, 176 में है। बताओ कौन से में है, 176 में है। किस में है, 176 में है। किस में है, विशेष अभिभाषण से संबंध में 176 में। किस में, 176 में, 176 में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल युग्म गलत है, यानी उसमें आर्टिकल और उसके अंदर क्या बात लिखी गई है ये बनाया हुआ है पैरा, इनमें से बताना है कि कौन सा गलत है। 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है, बिल्कुल सही है। 167 है मुख्यमंत्री कर्तव्य, बिल्कुल सही है। 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, ये 213 में है। 123 में राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास में, और 213 में राज्यपाल के पास में। और 165 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, जैसे कि हमने क्या पढ़ा है, 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किस में है, 176 में है। तो देखो आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 176 क्या कहता है, राज्य का विशेष अधिवेशन, राज्यपाल राज्य विधानमंडलों में से एक साथ समवेत अभिभाषण कर सकता है। 165 क्या किस बारे में है फिर, तो राज्य की महाधिवक्ता, 165 महाधिवक्ता की नियुक्ति था ना, पढ़ा था ना हमने, महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित से कौन सा आर्टिकल है, 165। 176 विशेष अधिवेशन से संबंधित है। ठीक है, अभिभाषण अधिवेशन कनेक्ट कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, आर्टिकल 200, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 200 में क्या कहता है कि राज्यपाल ये कहेगा, जैसे मान लो जैसे मान लो राज्यपाल के पास में कोई पहले बिल था, विधानसभा में पास हो गया, क्योंकि अपने तो एक ही है विधानसभा ही, तो वो पास हो गया। अब वो राज्यपाल साहब के पास आया, जैसे राज्यपाल साहब उस पर साइन करेंगे वैसे ही वो बिल क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। लेकिन राज्यपाल साहब के पास आया, लेकिन राज्यपाल साहब ने उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए रख लिया, है ना। तो ये किस आर्टिकल में, ये आर्टिकल 200 में, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सके कि विधेयक को सदन को लौटा दे। अब 201 क्या कहता है, राष्ट्रपति साहब के पास वो अधिवेशन 200 में आया था ना, वो 201 में राष्ट्रपति के पास पहुंचा। राष्ट्रपति साहब राज्यपाल को कह सकते हैं कि इस अधिवेशन को साइन मत करो, इसको वापस विधानसभा को लौटा दो, उसमें परिवर्तन करके विधानसभा उसे आपके पास भेजे, तब आप देखना कि स्थिति क्या है, उस हिसाब से आपको निर्णय करना है। तो आर्टिकल 200, राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है कि इस विधेयक पे मैं साइन नहीं कर रहा, ये राष्ट्रपति साहब के पास भेजूंगा, वो पढ़ेंगे, देखेंगे, निर्देशित करेंगे, उस प्रकार से कार्य करेंगे। ये किस में कह रखा है, आर्टिकल 200 में। आर्टिकल 201 में राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति है। जैसे मान लो राष्ट्रपति साहब के पास भेजा और वो पुनर्विचार के लिए वापस उसको विधानमंडल को लौटा दिया जाएगा। ये किस में कह रखा है, 201 में। दोनों बातें क्लियर होगी, स्थिति समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने के संबंध में शक्तियों का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल, अध्यादेश जारी करना 213 किससे संबंधित है, आर्टिकल 213 है, जैसे हमने पहले पढ़ा, वो राज्यपाल साहब अध्यादेश जारी कर सकते हैं। देखो अध्यादेश क्या है, मान लीजिए विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और पब्लिक इंटरेस्ट का कोई कार्य हो, उस संबंध में आपको तुरंत नियम बनाने हैं। अब विधानसभा सत्र आहूत करो, फिर मीटिंग बुलाओ, तो इतना इम्पोर्टेंट विषय है कि उस पर देर हो जाएगी तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो संविधान में आर्टिकल 213 का प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल साहब के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार है जब विधानसभा सत्र नहीं हो। अब मान लीजिए राज्यपाल साहब ने वो अध्यादेश जारी कर दिया 213 में, ठीक है। अब अध्यादेश जारी कर दिया, अब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, तो विधानसभा के सत्र शुरू होने के पहले अधिवेशन यानी पहले दिन से
6 सप्ताह का मतलब क्या हो गया, 6 × 7 यानी 42 डेज के अंदर अंदर विधानसभा द्वारा उसको अधिनियमित कर दिया जाना चाहिए, यानी अपनी सहमति दे देनी चाहिए। अगर 42 दिन में या तो सहमति दे दे तो वो ओके हो जाएगा, अगर असहमति दे दे कभी भी बीच में तो वो खत्म हो जाएगा। और 42 दिन में उसको छेड़े ही नहीं, ना तो हाँ कहे ना कहे, तो वो खत्म हो जाएगा वो अध्यादेश, वो आगे कार्य नहीं करेगा। लेकिन अध्यादेश जारी करने के दिन से जिस स्थिति तक उस अध्यादेश के संबंध में निर्णय लिया गया है, कोई भी बीच में कार्य किए गए हैं तो वो वॉइड नहीं होंगे, नल एंड वॉइड नहीं होंगे, वो मान्य होंगे। ठीक है, भले ही अध्यादेश को विधानमंडल द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया हो, लेकिन विधानमंडल के रिजेक्ट करने की तिथि तक, जिस दिन से अध्यादेश जारी किया से जो भी कार्य निर्णय लिए गए हैं वो मान्य होंगे और उसको किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती, ना ही उस अध्यादेश के संबंध में विधानमंडल द्वारा निर्णय लिया गया उसको चुनौती दी जा सकती है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने की कितने समय तक विधानसभा में रखा जाना अनिवार्य है? तो जैसा कि हमने पढ़ा कि राज्यपाल साहब ने अध्यादेश जारी किया, विधानमंडल उस समय चल नहीं रहा था, विधानमंडल शुरू हुआ, उसके 6 सप्ताह के अंदर अंदर यानी 42 डेज के अंदर अंदर उसे विधानमंडल द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जाना आवश्यक है। स्वीकार किया जाना आवश्यक है, अन्यथा वो आगे से वॉइड हो जाएगा। आर्टिकल 213 अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? स्वविवेकी अधिकार है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि राज्यपाल की शक्तियाँ स्वविवेकी शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस प्रकार का है? तो वो एक विधायी शक्ति है, और विधायी शक्तियाँ का प्रयोग राज्यपाल कैसे करता है? मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। तो मंत्रिमंडल के परामर्श से अध्यादेश जारी किया जाता है। राज्यपाल साहब सुबह उठे और बोले यार आज एक अध्यादेश जारी कर देते हैं, नहीं, राज्यपाल साहब ऐसा नहीं कर सकते। राज्यपाल साहब आर्टिकल 213 के तहत मुख्यमंत्री यानी जो मंत्री परिषद है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, उसकी उनके परामर्श से ही अध्यादेश जारी करने की पावर रखते हैं। क्लियर हो गया ना? यानी राज्यपाल साहब स्वविवेक से अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार विधानमंडल के विराम काल में, जब विधानमंडल नहीं चल रहा हो, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। विधानमंडल के अधिवेशन में आने के 6 सप्ताह तक यह अध्यादेश जारी रह सकता है। विधानमंडल इन अध्यादेशों को स्वीकार कर सकता है, उन्हें अस्वीकार कर सकता है, और इसको किसी प्रकार की कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकती। सारी बातें क्लियर हो गई? स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, लेकिन मैं चीज़ें रिपीट भी कर रहा हूँ तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? तो देखो, राज्यपाल को विधानमंडल में एंग्लो इंडियन सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है। ये कौन से आर्टिकल में है? तो 333। कौन से आर्टिकल में? 333। देखो 333 पहले था, लेकिन अब इसको 0 कर दिया गया। क्यों? आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का उनको राज्यपाल साहब को लगता है तो वो किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले 104वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें SC ST का जो आरक्षण था उसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन जो आंग्ल भारतीयों के लिए जो आरक्षण था उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की, उस आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया। इसका मतलब वो खत्म हो गया। तो 104वां संविधान संशोधन आंग्ल समुदाय के सदस्यों की आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाता है, SC ST के आरक्षण को अगले 10 साल के लिए उन्होंने बढ़ा दिया। आर्टिकल 303 में आंग्ल भारतीयों को जो राज्यपाल को आंग्ल भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का पावर दे रखा था, आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित जो आर्टिकल था कौन सा था? 333। ठीक है, क्लियर हो गया? अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन में राज्य का शासन किसके कंट्रोल में हो जाएगा? वो राज्यपाल के कंट्रोल में हो जाएगा। और राज्यपाल को कंट्रोल कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। तो अगर सीधा जैसे इसको समझने की दृष्टि से देखें तो फिर उस राज्य को केंद्र सरकार कंट्रोल करती है। राज्यपाल को यदि लगता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चलाया जा रहा है, कब लग सकता है राष्ट्रपति शासन? राज्यपाल को यदि यह लगता है कि राज्य का जो प्रशासन है संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संदर्भ में रिपोर्ट भेजता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति जी लागू करते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर राज्य के शासन का संचालन करता है। यानी वहाँ पे हेड कौन बन गया? इतने दिन तो पावर में कौन था? CM साहब थे। अब पावर में कौन हो गया? गवर्नर साहब हो गए। ठीक है, ये बात है। और चला कौन रहा है? मतलब असली पावर किसके पास में है? केंद्र के पास में चली जाती है।
अगले प्रश्न चलते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में। यानी विधानमंडल ने पारित किया क्या विधेयक, अब वो चला गया राज्यपाल। अब राष्ट्रपति के द्वारा पुनः राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप से, अब मतलब किसको मतलब पुनर्विचार के लिए रख सकता है राष्ट्रपति के, कौन से वो पॉइंट है। हमने कहा था ना आर्टिकल 200, तो कौन से पॉइंट है। यदि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, यदि यह उच्च न्यायालय की शक्ति स्थिति को खतरे में डाल रहा हो, और यदि विधेयक भारत के संविधान के आर्टिकल 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, तो आरक्षित रखने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। आर्टिकल 200 में कौन से विधेयक को रख सकता है, ये बात है। अब ये चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी। अगर आप आरएस मेंस के लिए जा रहे हो तो इनको याद रख लो, अगर आप प्री में जा रहे हो तो इन पॉइंट्स को याद रख लो। यदि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को परोक्ष रूप से विरुद्ध हो, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना, उनको परोक्ष रूप से विरुद्ध हो। जैसे मान लीजिए नीति निर्देशक तत्वों में क्या है, किसी विदेशी जो मित्र देश का, उसके संबंधों को प्रतिकूल करता है। जैसे मान लीजिए बंगाल विधानसभा है और वहाँ पे ममता जी की सरकार है। अगर ममता जी की सरकार कोई ऐसा विधेयक पारित करती जिससे भारत बांग्लादेश के रिश्तों को नेगेटिव करने का बात हो सकता है भारत बांग्लादेश के रिश्ते है ना वो नेगेटिव हो, तो उस समय, क्योंकि ये भारत बांग्लादेश के रिश्ते किससे संबंधित है, आर्टिकल 51 है ना। अब ये क्या हो गए, नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध। अब इस कंडीशन में क्या होगा, राज्यपाल साहब उस विधेयक को राष्ट्रपति के पुनः विचार के लिए रोक सकता है। राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय हो या उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। उच्च न्यायालय की स्थिति को अगर खतरे में डाल रहा है तो भी आर्टिकल 200 लागू हो सकता है। और 31 क्लोज 3 के अनुसार संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित कोई कानून होना तो भी इसे भी राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। तो इसका आंसर ABCD हो जाएगा। निम्नलिखित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। देखो अविश्वास प्रस्ताव की बात करें ना तो कितने सदस्य, देखो एक तो होता है विश्वास प्रस्ताव, एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। अब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले तो इनको समझते हैं। विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें, ठीक है। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, विपक्ष में कांग्रेस है, 70 के आसपास सीटें हैं उनके पास में, इनके पास 115 के आसपास सीटें हैं। अब मान लो मीडिया में इस प्रकार की खबरें आ रही है कि बीजेपी के पास में 2 दड़े हो गए हैं बीजेपी के, और उसमें इस कारण बीजेपी के जो वर्तमान सरकार है उनको वो नहीं है, क्या नहीं है, बहुमत नहीं है। अब बीजेपी गवर्नमेंट कहते हैं नहीं हमारे पास में तो पूरा बहुमत है, और आपका डाउट है ना, उस डाउट को ख़त्म करने के लिए जो सरकार है वो विश्वास प्रस्ताव ला सकती है। विश्वास प्रस्ताव में क्या होगा, विधानसभा का सत्र आहूत होगा और उसमें सदस्य वोट करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो हो गया विश्वास प्रस्ताव। अगर विपक्ष ये मांग करता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और सरकार क्या कर, और इसकी वोटिंग करा के चेक करो। अब ऐसे तो सरकार विपक्ष रोज ही कह देगा कि चेक करो चेक करो, और ये छोटी मोटी पार्टी वाले तो रोज अडंगा करने लग जाएंगे, 2-2 3-3 जिसके विधायक है, तो सरकार को तो रोज ही टाइम ही बर्बाद हो जाएगा। तो संविधान में क्या कहा, सिस्टम क्या बनाया गया है कि कम से कम 40 सदस्य ना वो कहें कि अविश्वास प्रस्ताव लेके आना चाहिए, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये इसका आंसर हो गया। समझ गए ना बात। तो कम से कम कितने सदस्य, 40 सदस्य, यानी 40.200 20% सदस्य कहे ना तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। राज्य महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है, राज्य लोक सेवा आयोग। और देखो राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है, राज्य के महाधिवक्ता ही करता है 165, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की करता है और उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है
राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भी करता है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है, इसके अलावा अन्य आयोग की भी नियुक्ति करता है। लेकिन मोटा मोटी क्या हो गया, एक तो हो गया महाधिवक्ता, दूसरा आरपीएससी अध्यक्ष और सदस्य, तीसरा राज्य निर्वाचन आयोग, चौथा राज्य वित्त आयोग। ठीक है, ये मोटा मोटी इनकी नियुक्ति करता है। देखो, आरपीएससी के सदस्य और राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन क्या पद से हटा सकते हैं? नहीं, पद से हटाने का काम राज्यपाल के पास पावर नहीं होती बाद में। ये बात होगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? तो राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य महाधिवक्ता 165 राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति बिल्कुल करता है। राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता। ठीक है, तो कौन करता है? तो राज्यपाल किस किस की नियुक्ति? राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राज्यपाल द्वारा पद से हटाया नहीं जा सकता? नियुक्त तो राज्यपाल करते हैं, तो देखो महाधिवक्ता को नियुक्त भी करता है, हटाया भी सकते हैं। वो उनके क्या कहते हैं, जब तक राज्यपाल साहब चाहें तब तक महाधिवक्ता पद पे रहता है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन हटा नहीं सकते। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन हटा नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी और सी में दे रखे हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी और सी हो गया। आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की, यानी कौन सा आयोग है जिन्होंने कहा कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होना चाहिए? तो ये कौन सा आयोग है? राजमन्नार है, पुंची है, शाह है या लिब्राहन आयोग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुंची आयोग। पुंची आयोग को देखो कब नियुक्त किया गया था। सबसे पहले तो आपको एक डेडलाइन माइंड में रखनी है, 2007 का 27 अप्रैल 2007 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे मदन मोहन पुंची। क्या नाम है? एम पुंची, मदन मोहन पुंची। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग मदन मोहन पुंची तो एक थे, इसमें अलावा और सदस्य कौन से थे? एक था धीरेन्द्र सिंह। ठीक है, याद रखो धीरेन्द्र सिंह। एक विनोद कुमार दुग्गल, वीके दुग्गल। एक दुग्गल साहब थे, एक धीरेन्द्र से थे, एक माधव साहब थे, माधव मेनन। ठीक है, एक माधव, एक विजय शंकर, एक शंकर, याद कर लो। तो कौन कौन हो गए? धीरेन्द्र, दुग्गल, माधव, शंकर। धीरेन्द्र दुग्गल माधव शंकर, धीरेन्द्र दुग्गल माधव शंकर, धीरेन्द्र दुग्गल माधव शंकर, धीरेन्द्र दुग्गल माधव शंकर, धीरेन्द्र दुग्गल माधव शंकर। कौन थे? ये पुंची आयोग के सदस्य थे। आयोग की नियुक्ति 27 अप्रैल 2010। ठीक है, अब आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट कब दी, रिकमेंडेशन कब दी? 30 मार्च 2010, सॉरी 2007 को, 27 अप्रैल 2007 की नियुक्ति और 30 मार्च 2010 को, यानी राजस्थान दिवस था 2010 का साल का, उस दिन उन्होंने क्या किया? अपनी रिपोर्टें दी। 7 खंड थे उन रिपोर्टों में और 273 सिफारिशें थी। कितनी? 273। आर्टिकल 273 वाला उस तरह से 273। और उसमें एक सिफारिश क्या थी कि राज्यपाल के जो टाइम पीरियड है वो 5 साल रखना चाहिए और राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग रखना चाहिए। ये 273 रिकमेंडेशन में से एक थी। समझ गए? तो क्या क्या याद रखोगे? पुंची आयोग 2007 में नियुक्त किया गया, 2010 में रिपोर्ट दी। पुंची आयोग में मदन मोहन पुंची तो अध्यक्ष थे, उसके अलावा धीरेन्द्र, दुग्गल, माधव और शंकर, ये 4 सदस्य थे। 7 खंडों में रिपोर्ट थी, टोटल 273 रिकमेंडेशन थी। उनमें से एक रिकमेंडेशन थी कि राज्यपाल का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए, उससे पहले हटाना तो महाभियोग लगा के हटाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाएगा। तो पहले तो क्या था? हिज एक्सेलेंसी करके बोलते थे, लेकिन अब क्या होगा? महामाननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय, अंग्रेजी में ऑनरेबल बोला जाएगा। पहले हिज एक्सेलेंसी वगैरह कई बोलते थे। तो माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में, या ऑनरेबल राज्यपाल इंग्लिश में, ऑनरेबल गवर्नर इंग्लिश में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता? यानी राजस्थान के राज्यपाल जैसे राज्यपाल के पद पे होते हैं, उस बाय डिफॉल्ट पे कुछ पोस्ट पे आ जाते हैं। तो राजस्थान के संवैधानिक प्रमुख बिल्कुल होते हैं, राज्य के विश्वविद्यालय कुलपति होते हैं, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी स्टेट ब्रांच के होते हैं, अध्यक्ष अरावली बोर्ड के नहीं होते, अरावली बोर्ड के अध्यक्ष नहीं होते। तो कौन कौन से पोस्ट उनके पास होती हैं?
राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं वो, अध्यक्ष राज्य सैनिक बोर्ड के। राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। पूर्व सैनिकों के हितलाभों की समेकित निधि, पूर्व सैनिक है जना, एक्स आर्मी, उनके जो हित के लिए समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड बनाया गया है, उसके अध्यक्ष होंगे। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में है, उसके अध्यक्ष होंगे। राज्य स्काउट और गाइड के क्या होंगे? संरक्षक होंगे। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान स्टेट ब्रांच के अध्यक्ष होंगे और राजस्थान के विश्वविद्यालय उनके कुलपति होंगे। तो सेंटर वाले विश्वविद्यालय कुलपति वगैरह नहीं होंगे, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे। ये बात क्लियर होगी। अगला प्रश्न है, कौन सा सही है? राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति केंद्र के कैसे होंगे? राज्य के ही हैं। राज्यपाल किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस राजस्थान राज्य के शाखा के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही है। राज्यपाल के वो संविधान के अंतर्गत कोई स्वविकीय शक्ति नहीं प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है स्वविकीय शक्तियाँ। जैसे इस प्रकार की स्थिति होगी, किसे मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त बनाए अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो ये क्या है? डिस्क्रेशनरी पावर है राज्यपाल की। राजस्थान के पूर्व सैन्य कर्मियों के हितलाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देखो, पूर्व सैनिकों के हितलाभों के लिए जो कंसोलिडेटेड फंड बनाया जाता है, उसके अध्यक्ष अपने राज्यपाल साहब होंगे। ठीक है। इसके अलावा वो रेड क्रॉस सोसाइटी स्टेट ब्रांच के अध्यक्ष होंगे, राजस्थान के विश्वविद्यालय कुलपति होंगे, स्काउट गाइड के संरक्षक होंगे, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष होंगे, और इसके अलावा अध्यक्ष सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। तो ये कुलाधिपति किसी के होंगे? सभी राज्य विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य विश्वविद्यालय कुलाधिपति होंगे। सीधी सिंपल सी लैंग्वेज ये है। राजस्थान विधानसभा की किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? कौन सी समिति जिसमें सदस्यों की संख्या पहले से निर्धारित नहीं है? तो अब विधानसभा के प्रश्न आ गए हैं, राज्यपाल के प्रश्न हमने अधिकतर कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके तैयारी को बेहतर बनाएंगे, और अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न आपके समझ के हिसाब से सही है, आपकी परीक्षा में हेल्प कर सकते हैं, तो लगातार बने रहे, क्योंकि हम विभिन्न टॉपिकों के प्रश्न लगातार लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को पिकअप करवाना है यार। ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।